नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ स्टेश नैन मोर। 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार गेहूं खरीद के नियम सख्त कर दिए गए हैं। मंडियों की तस्वीर कुछ बदली नजर आएगी। इसके लिए हवाला दिया गया प्रॉक्सी परचेज को रोकना। हरियाणा के अनाज मंडियों में इस बार सिस्टम थोड़ा सख्त है, लेकिन सियासी विरोधियों का आरोप है कि यह पारदर्शिता नहीं बल्कि किसानों को परेशान करने का नया तरीका है। सरकार खरीद के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना चाहती है। बाहर से सस्ता गेहूं लाकर हरियाणा में एमएसपी पर बेचने वालों पर एक्शन लेने के लिए नियम थोड़े कड़े किए गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि फर्जीवाड़ा रोकने के नाम पर अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है। अब इन नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी या परेशानी, इसकी सच्चाई जल्दी सामने आ भी जाएगी, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। इस सारे मामले को समझेंगे, सरकार के पक्ष से भी, वहीं विपक्ष के जो आरोप हैं उनका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गेहूं की खरीद को लेकर इस बार हरियाणा की सैनी सरकार पूरी तरह से सख्त और सख्त नजर आ रही है। पिछले साल धान घोटाले के उजागर होने के बाद इस बार रबी सीजन में कोई कोताही ना हो, इसके लिए गेहूं खरीद के नियमों को सख्त किया गया है। पिछले सीजन की तरह किसानों को अनाज मंडी जाने से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नए नियमों के मुताबिक केवल ट्रैक्टर या अन्य अनाज ढोने वाले वाहन जिनके आगे की तरफ रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होने पर ही मंडी में एंट्री मिलेगी। एंट्री पास जारी होने के लिए वाहन की नंबर प्लेट की तस्वीर गेट पर ली जाएगी। नीलामी प्रक्रिया से पहले किसानों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। फसल की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी खरीद पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को स्वयं सत्यापन करवाना होगा या सत्यापन के लिए कम से कम 3 व्यक्तियों को नामित करना होगा। एग्जिट गेट पास के लिए ट्रांसपोर्टर्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके उपकरणों या वाहनों में जीपीएस चालू हो। इसके अलावा पास जारी करते समय वाहनों के स्थान की पुष्टि के लिए जियो फेंसिंग यानी आने जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक आभासी सीमा बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इस बार मंडी के अंदर एक नया इनिशिएटिव है कि जियो फेंसिंग होगी ताकि कोई भी खरीद या किसी प्रकार की इस तरह की सेल बाहर न हो मंडी के। बायोमेट्रिक का प्रावधान किया गया है, एक ऐप बनाई गई है, बायोमेट्रिक कहीं भी कर सकते हैं किसान मंडी के अंदर आकर। तो इन चीजों से पारदर्शिता आएगी उठान में और हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने इन नए नियमों का विरोध करते हुए कहा कि किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसी दिन खुद ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाऊंगा। अगर कोई दिक्कत आई तो फिर मैं समय में कोई ऐसी मंडी के अंदर ट्रैक्टर लेकर के जाऊंगा और देखूंगा कौन सा अंगूठा लगाएगा, कौन सा गेट पास। जो सरकार में बैठे लोग है ना, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं है। हमने रिक्वेस्ट करके देख ली, अगर इनके नहीं समझ में आई तो दूसरे तरीके से जरूर समझाने का काम करें। उधर सरकार का दावा है कि नई प्रणाली से खरीद में पारदर्शिता आएगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सकेगा। डिजिटल निगरानी से सारी खामियों को जल्द दूर किया जा सकेगा। इससे पहले पिछले धान खरीद सीजन के दौरान फर्जी गेट पास जारी होने के कई मामले सामने आए, जिसके कारण कथित तौर पर कई जिलों में धान की प्रॉक्सी खरीद हुई, यानी दूसरे राज्यों से कम दाम पर अनाज खरीदकर फर्जी तरीके से हरियाणा में बेचकर ज्यादा दाम वसूला गया। धान घोटाले की जांच में सामने आया कि मिल मालिकों और बिचौलियों ने उत्तर प्रदेश से धान आयात किया और इसे स्थानीय उत्पादन दिखाने के लिए फर्जी पास का इस्तेमाल किया। अब देखना होगा कि सरकार के दावे खरीद शुरू होने के बाद कितने खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनमें से अभी 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता है भूपेंद्र गहलावत, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनेलो के जिला अध्यक्ष हैं विजेंद्र रेड्डी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल विजेंद्र रेड्डी जी आपसे है। आपकी पार्टी की तरफ से लगातार जो नए नियम बनाए गए हैं उनको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, सरकार को चेताया भी जा रहा है कि ये भाई अगर किसान परेशान होते तो सबसे पहले आंदोलन का
बिगुल हम फूकेंगे। अभी तो शुरुआत भर है और सरकार जो कह रही है, जो दावा कर रही है कि ये किसानों की भलाई के लिए सिस्टम बनाया गया है, जो नियम बनाए गए हैं ये हरियाणा के अन्नदाता की भलाई के लिए है, ताकि उनके हकों पर कोई दूसरा आकर डाका न डाले। तो आप लोगों को ऐतराज किस बात का है, या फिर आप लोगों को भरोसा नहीं इस सरकार के जो कही बातें हैं उन पर? के चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। देखिए मैडम जी, हमें सरकार पर भरोसा किस प्रकार से होगा? हमें इस प्रकार से भरोसा नहीं, हम चाहते हैं कि अवैध बिक्री को भी रोका जाए, बाहर से आने वाली फसल हरियाणा प्रदेश की मंडियों में ना बिके, इसका भी सरकार जो है ना पुख्ता प्रबंध करने का काम करे। लेकिन इसको रोकने के लिए यदि हरियाणा प्रदेश के किसानों को परेशानी में डाला जाए, उनको तंग किया जाए, इसके विरोध में पार्टी खड़ी है, इसके विरोध में अभय सिंह जी चौटाला खड़े हैं। इसका विरोध किया गया कि आखिर आप लोगों को जिस काम को करना चाहिए, जो आपको रोकना चाहिए, उसको आप रोक नहीं पा रहे हो, इसके बदले में किसान को परेशान किया जा रहा है। अब देखिए मैं 2-3 बिंदु बताता हूँ। पहला बिंदु है कि जो अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उसका जो पोर्टल है वो बंद है और आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 13 से 15 लाख गेहूं के किसान, 15 लाख एकड़ गेहूं के किसान और 7 से 8 लाख एकड़ सरसों के किसान ऐसे हैं जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। और उनके पीछे मेरे को कई किसान मिले और किसानों ने अपनी समस्याएं बताई। किसान दलबीर, दयानंद, राजकुमार, राजवीर, बहुत सारे मिले। उन्होंने बताया कि भी हमारे कहीं तो नाम में स्पेलिंग में खराब गलती होगी, कहीं नाम का बाइफर्केशन हो गया, जैसे दयानंद, दया अलग हो गया, नंद अलग हो गया, और वो होना चाहिए था दयानंद। तो इस तरह की समस्याएं हैं और कहीं जो है ना नाम ही गलत आए हुए हैं। इस वजह से हरियाणा प्रदेश में लगभग 20 लाख एकड़ फसल के किसानों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। आखिर उन किसानों का कसूर क्या है? पोर्टल क्यों नहीं खोला जा रहा? उनका मिलान क्यों नहीं किया जा रहा? और फिर उनको यदि ये नकली किसान बताएंगे तो ये सरकार की ज्यादती हुई कि ना हुई, और वो उनका नहीं मिलान होगा तो वो किसान कहाँ जाएगा, कहाँ वो किसान अपनी फसल बेचने का काम करेगा? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है जो इन्होंने ट्रैक्टर की जो नंबर प्लेट वाला कानून लेकर के आए, ये भी सरासर गलत है मैडम जी। क्योंकि देखिए सुदेश जी, नंबर 1 तो किसान जो ट्रैक्टर में फसल लेकर के जाएगा, हर किसान के पास अपने ट्रैक्टर नहीं है, वो कहीं ना कहीं किराए का ट्रैक्टर लेता है, दूसरों के ट्रैक्टर में लेकर के जाता है। नंबर 2, यदि अपना भी ट्रैक्टर है तो हो सकता है वो ट्रैक्टर उसकी पत्नी के नाम है, भाई के नाम है, और ज्वाइंट फैमिली है, कौन जा रहा है, किसको जाना पड़ेगा? जिसके नाम ट्रैक्टर है उसी को जाना पड़ेगा। तो हो सकता है उसको अड़चन भी हो जाए, काम भी हो जाए, बीमार भी हो जाए, ना भी जा सकने काबिल हो, वो एबल ही ना रहा हो, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। और इसके बाद हो सकता है उसने वो ट्रैक्टर खरीद लिया और ट्रैक्टर जिससे खरीदा आज तक वो ट्रैक्टर पुराने ओनर के नाम ही हो, उसने अपने नाम रजिस्ट्रेशन ना करवाया हो, तो वो कैसे उसको लेकर के जाएगा? और जब तक वो लेकर के नहीं जाएगा, बायोमेट्रिक उसका सत्यापन, वेरिफिकेशन करवाना होगा। यदि वो महिला के नाम है, पत्नी के नाम है, बहन के नाम है, तो उसको कंपलसरी मंडी में जाना ही जाना पड़ेगा, जबकि आमतौर पर नहीं जाती हैं हमारी महिलाएं। तो ये इस तरह की जो परेशानियां हैं, इनको लेकर के अभय सिंह चौटाला जी ने ये फैसला लिया है कि सरकार या तो इन कानूनों को वापस ले ले, अन्यथा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हर मंडी में, हरियाणा प्रदेश की हर मंडी में किसान कष्ट निवारण केंद्र खोलने ये तो आपकी शंका है, ये होगा कैसे होगा वो उन पर हम जवाब लेंगे। भूपेंद्र गहलावत जी हमारे साथ है, वहीं विकास सीसर किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका विकास लिविंग इंडिया न्यूज पर। आपको भी कोई शिकायत है जो नए नियम बनाए गए उसके बाद में बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहती? विकास, विकास क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुलशाद अली जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलशाद जी। विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नए नियम बनाए गए हैं, गेहूं खरीद कल से शुरू हो जाएगी सरकारी तौर पर, किसानों की खरीद को लेकर जो नए नियम अनाज मंडियों में इस बार बनाए गए हैं, उनको लेकर आप लोगों को आपत्ति है, किसानों को आपत्ति है, या फिर ये सिर्फ सियासी स्टंट है, सियासी बयानबाजी ही है?
मैं कहूंगी अपनी टीम को एक बार चेक करें कि विकास तक मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही। तब तक भूपेंद्र के अलावा जी आप जवाब दे दीजिएगा। इनेलो प्रवक्ता की तरफ से काफी सवाल उठाए गए हैं कि भाई ये सब चीजें कैसे मुमकिन होंगे। आपने भी सुना होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे वो। अनम्यूट कर दीजिएगा भूपेंद्र। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथियों को और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। दूसरा, मैं ये कहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसानों की सहूलियत के लिए समय समय पर परिवर्तन करती रहती है और समय समय पर उनकी भलाई के लिए काम करती रहती है। देखिए, पीछे धान घोटाला हो गया था, और जब तक आप किसी का नियम नहीं बनाएंगे तो उसमें दिक्कत होगी। कुछ मेरे रेड्डी साहब ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की चाहिए, वो चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर उसने नंबर लिखवाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, कोई भी पेंटर 50 रुपए में नंबर लिख सकता है। और अगर नंबर भी नहीं लिखवाते तो चौक से भी नंबर लिखा जा सकता है। ये कोई सख्त नियम की बात नहीं, ये सिर्फ जो बाहर के लोग आकर के बेचते थे और हमारे किसानों को दिक्कत होती थी, किसान रह जाते थे, ये पारदर्शिता के लिए सारे नियम बनाए हैं। इसमें कोई सख्त नियम नहीं है, कोई हार्ड नियम नहीं है। उसका तो कोई ना कोई अल्टरनेट है। अगर 3 आदमियों के नाम के रजिस्ट्रेशन की बात है तो तीनों में से कोई तो आ ही सकता है। ये नहीं है कि एक ही आएगा तो दूसरा। 3 नामों का रजिस्ट्रेशन है और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चौक से भी लिखा जा सकता है नंबर। मैं तो आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है और हर प्रयास वो कर रही है कि किसानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। और जो देखिए, हमारी हरियाणा प्रदेश में तो हमारी सरकार ही नायब सैनी जी के नेतृत्व में 24 फसलों को एमएसपी देने का काम करती है। दूसरे स्टेट है उनमें नहीं मिल रहा। तो हमको ये भी देखना है कि हम अपने किसानों का गेहूं और जो दूसरी फसलें हैं उनको प्रायोरिटी पे खरीदें, और दूसरे जो लोग ला करके हेरा फेरी करते हैं या उसमें दिक्कत पैदा करते हैं उसको रोकते हैं। पारदर्शिता के लिए ये नियम लाए हैं, किसानों के लिए ये दिक्कत के लिए नहीं लाए, उनकी सहूलियत के लिए सारे नियम बनाए गए हैं। और देखिए, ये तो इनेलो पार्टी विपक्ष की पार्टी है, इनका तो काम ही कुछ ना कुछ तो कहेंगे। ये अगर कुछ भी नहीं कहेंगे तो इनकी विपक्ष की भूमिका क्या होगी। लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं किस तरह से चौधरी देवलाल के नेतृत्व में 70 सीटें इनको दी थी। इन्होंने किसानों के साथ क्या हाल किसानों का किया, क्या हाल जनता का किया कि ये 2 सीटों पर आकर के ठहर गए। इनका अपना, जिसका अपना घर शीशे का होता है उसको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। चलिए इनकी जब सरकार जी, आज तो किसानों का मुद्दा किसानों का है, बाकी राजनीतिक बातें हम नहीं करेंगे। कोई 70 से 2 पर आया, 0 पर गया, चलो वो तो अलग मुद्दा रहा। गुलशाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशाद अली जी, आप लोग अभी राज्यसभा चुनाव में उलझे हुए हैं, या आप लोगों का ध्यान भी है कि किसानों को लेकर नए नियम बनाए गए हैं, उस पर क्या पार्टी सोच रही है और क्या सरकार का फैसला सही है या फिर एक्सपेरिमेंट आपको नजर आ रहा है कि सरकार अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रही है? इसका रिजल्ट तो बाद में पता लगेगा। लिविंग इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। आज आपने जो मुद्दा उठाया है वो भी एक तरह से किसानों से जुड़ा हुआ है, और मैं स्वागत करता हूं चैनल का कि अभी इतने अच्छे मुद्दे को वो लेकर आए हैं। क्योंकि अभी गेहूं खरीदारी हमारे यहाँ शुरू हो जाती है अप्रैल में, 13 अप्रैल से बैसाखी होती है हमारे यहाँ, और सभी पंजाब में सब जगह अलग तरीके से मनाई जाती है। तो ये सरकार जो क्या है, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, ये बीजेपी की सरकार एक पोर्टल सरकार है। ये क्या चीज करते हैं, हर चीज को पोर्टल पे लेके आते हैं, और पोर्टल के माध्यम से लोगों को क्या है, उनकी सुविधाओं से वंचित करते हैं। ये क्या करते हैं, अभी हमारे यमुना खातर में, यमुनानगर से लेकर दिल्ली तक एक बेल्ट है जिसमें कुछ जमीनें ऐसी हैं, लगभग वो कम से कम 25-30 हजार एकड़ जमीन होगी, जिनका पोर्टल पे पंजीकरण ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें आज तक उसको चढ़ाया नहीं गया और ना ही सरकार उसको क्लियर कर रही है। लगातार किसान नेता उनसे मिल रहे हैं, किसान यूनियन ने बार-बार इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन ये क्या है, गूंगी बहरी सरकार है और ये किसानों की विरोधी सरकार है। ये पूंजीपतियों की एक तरह से पार्टी है, अंबानी अडानी की चलाई हुई पार्टी है, और उन्हीं से लोग वो करते हैं सभी। अगर ये सरकार किसानों के प्रति इतनी सचेत है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? एमएसपी का मंडी वाले मुद्दे पर बोलिए गुलशाद अली जी। मंडी में कल से जो सरकारी गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, नए नियम लागू किए हैं, उन पर पार्टी का क्या रुख है, एक बार वो जरा साफ कीजिए। नमी के नाम पर गेहूं की खरीद नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या है, नमी क्या है, नमी क्या कहते हैं भाई, इतनी % होनी चाहिए, उसमें भाई इतना
एक तरह से मॉइस्चर होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे किसान इतने सीधे साधे लोगों को क्या पता वो कौन सा पानी मिलाकर लाते हैं उसमें। लेकिन इतनी एनामोलीज है, इतनी रेड टेपिज्म है इनके उसमें सब चीजों में खरीदने में। और रही बात एमएसपी की, एमएसपी का मतलब होता है मैक्सिमम सिक्योर प्राइस, यानी जो लागत का 1.5 गुना। अभी क्या क्या हुआ, 2500 रुपए इन्होंने बनाया है उसका, वो 160 रुपए बढ़ाया है। जबकि डीजल का रेट कितना बढ़ गया है। और खाद जो कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए कट्टा था, आज वो कट्टा 1300 रुपए का है। और जो कट्टा 100 रुपए का था वो 300 रुपए का है। तो इन लोगों ने लगातार चीजों में जो लागत है उसमें तो लगातार इन्होंने बढ़ावा किया है और किसानों की आमदनी लगातार घटाई है। अभी अगर एमएसपी के हिसाब से देखा जाए तो 4000 रुपए होना चाहिए गेहूं का रेट, और ये क्या कर रहे हैं, 2900 अभी तो बात है कि गेहूं कैसे बेचेगा किसान, कैसे पहुंचेगा। नए जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, अड़चन तो नहीं आएगी क्या? उससे पारदर्शिता आएगी? हमारे यहाँ का किसान ही सिर्फ क्या गेहूं बेच पाएगा एमएसपी पर? वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करें हैं। किसान नेता हमारे साथ जुड़े एक बार फिर से। विकास, मैं आपसे पूछ रही थी कि सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर इस बार कुछ नियमों में तब्दीली की है, कुछ नए नियम लागू किए हैं, चाहे वो 3 गारंटर की बात हो, गेट पास को लेकर ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट होनी चाहिए, तमाम जो बातें अभी एक बार फिर से नई ऐड की गई हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और हरियाणा के किसानों को उनका हक मिलने में मदद मिलेगी या फिर परेशानी बढ़ेगी? देखिए, इसमें 2 चीजें देखने वाली हैं जी। एक चीज तो जो आपने कहा कि क्या फर्जीवाड़ा रुकेगा। पहली बात तो किसान कोई फर्जीवाड़ा नहीं करता। फर्जीवाड़ा अगर कोई करता है तो सरकार में बैठे अधिकारी करते हैं। जैसे धान घोटाले में बहुत सारे अधिकारियों के नाम भी आए, कुछ को अरेस्ट भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया। चोर सरकार के अंदर बैठे हैं अगर चोरों को पकड़ना है तो। दूसरी जो बात है, जो खरीद प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया गया है, उसकी समय सीमा तय कर दी गई है। ट्रैक्टर के नंबर होने चाहिए, उसके किसान की जो बायोमेट्रिक होनी चाहिए। आप इतनी जटिल खरीद प्रक्रिया करोगे, अगर रात को अगर कोई किसान गेहूं निकलवाना चाह रहा है तो उसको आप समय सीमा तय करोगे कि उसका ट्रैक्टर इस समय आना चाहिए। सरकार के अंदर बैठे लोगों को या तो इन्होंने खेती नहीं करी या इनने कभी जिंदगी में गेहूं नहीं निकलवाया। इनको ये नहीं पता कि गांव में 5, 7, 10 ट्रैक्टर हुए हैं जो गेहूं की ढुलाई और वैसे भी गेहूं रात के वक्त ज्यादा निकाला जाता है ना। गर्मी आ जाती तो कोशिश करते हैं लोग कि रात को निकले। हवा का रुख भी थोड़ा ऐसा होता है कि रात को तूड़ी उड़ती नहीं, दिन रात निकलवाते हैं। हाँ। और इतनी प्रक्रियाओं से गुजरकर अगर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर मंडी के बाहर खड़े हो गए तो कब किसकी ढुलाई के लिए ना साधन मिलेंगे और कितना समय इसमें लग जाएगा। फिर ये सरकार कह देगी कि 1 महीने के लिए खरीद खोली थी और अब जो है हम बंद करने वाले हैं। और जो तीसरी जो मैं मुख्य रूप से जो बात मैं कहना चाहता हूं कि ये नियम, ये कायदे कि 3 गारंटर क्या कोई 302 का अपराध कर जाएगा। किसान गेहूं की जगह फीम तो नहीं बेच रहा है। ये 3 आप किस लिए मांग रहे हो? गेहूं की जगह गेहूं भी बेच रहा है। और ऐसा नहीं है कि किसान पहली बार बेच रहा है, पहले भी सरकारें रही हैं, मंडियां यही थी और ऐसे ही गेहूं की खरीदारी भी होती रही है। अब की साल क्या हो गया कि इन्होंने इतने ये नियम कायदे बना दिए, जबकि जो हालात हैं देश दुनिया के, बहुत संवेदनशील समय से गुजर रही है पूरी दुनिया। गैस की कमी पहले से है, तेल की कमी पहले से है। सरकार को ये चाहिए था कि खरीद प्रक्रिया को बिल्कुल सरल कर दे, जो पहले नियम है उनको भी हटा दे। जितना अनाज किसान लिया हुआ है सारा अनाज अपने गोदामों में रखे, जनता के लिए आपातकालीन समय के लिए स्टॉक बना के रखे, ताकि समय पर जनता को अगर अनाज की जरूरत पड़े, सेना को अगर अनाज की जरूरत पड़े तो वहां तक पहुंच सके। लेकिन सरकार इन चीजों को कहीं ना कहीं, जो मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया कि कोरोना काल की तरह आप लॉकडाउन के लिए तैयार रहे, कहीं ना कहीं इन चीजों को इस तरफ ले जाना चाह रही हैं। वरना तो इस नहीं, प्रकार फिर ऐसे में तो बात आएगी कि एमएसपी सबसे ज्यादा हरियाणा में है तो बाकी पड़ोसी राज्यों से भी किसान बेचने आएंगे, तो फिर तो दिक्कत होगी ना। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए तो सरकार कह रही कि हम ये नियम लागू कर रहे हैं ताकि हरियाणा के किसानों को ही उनका हक मिले, कोई बाहर से सस्ता गेहूं खरीद कर। और आप लोगों को भी मालूम है कि कोई दूर दराज से आम किसान तो गेहूं लेकर आता नहीं दूसरे राज्य में बेचने, तो बिचौलिए होते, बड़े बड़े लोग होते, कारोबारी होते, अधिकारी होते हैं, आप लोग जानते हैं ये सब बातें। बिल्कुल अभी धान का मामला में जब पता चला, एक भी किसान नहीं मिला, एक भी किसान की गिरफ्तारी नहीं हुई कि कोई किसान धान लेके आया हो, और यही मामला गेहूं का है। दूसरी बात, एक अंडी तो मैं ये कह रही हूँ विकास जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये नियम तो फिर ठीक हुए ना।
अगर सख्ती नहीं बरतेंगे, ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, चेकिंग नहीं होगी, तो फिर कैसे मुमकिन होगा कि सही तरीके से खरीद हो पाए? सख्ती किसानों पर ना बरतो ना, जो चोरी करता है उसके ऊपर बरतो ना, अपने अधिकारियों के ऊपर बरतो ना। अगर कोई कालाबाजारी करता है कोई व्यापारी, तो उसके ऊपर बरतो ना। दोष आपने कराया है, सजा मैं भुगतूं, ये कहाँ का न्याय हुआ? दूसरी बात, एमएसपी केवल हरियाणा के अंदर तय नहीं है, केंद्र सरकार ने एमएसपी पूरे देश को दिया है। ये काम तो सरकार का है। एमएसपी के ऊपर राजस्थान के किसान का भी खरीदा है, हमने क्या समस्या? महाराष्ट्र के किसान का भी खरीदा है। और ये बात बार बार कह रही है, सरकार में बैठे मंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, एमएसपी के ऊपर हम फसलों खरीद रहे हैं, तो खरीदो ना। इसमें किसान को, हरियाणा के किसान को परेशान करने की जरूरत क्या है? चलिए भूपेंद्र जी से आपके सवालों के जवाब लेंगे जो आपने सवाल उठाए। भूपेंद्र जी वो कह रहे कि पहले भी तो खरीद होती थी, खुलेआम होती थी, कोई ऐसे नियम कानून नहीं थे, तब भी किसान अपनी फसल बेचने जाता था, फसल बिक जाती थी। अब इस तरीके से क्यों पेश आया जा रहा है कि वो गुनाह कर रहा, वो कोई नशीली चीज बेचने वहां पहुंच रहा हो, उसको अपराधी के जैसे महसूस क्यों करवाया जा रहा? 3-3 गारंटर क्यों? देखिए, हमारे किसान नेता ने खुद ही कहा है कि किसान तो ये नहीं करते, दूसरे लोग आकर के, दूसरे व्यापारी और दूसरे लोग इस किस्म की बात करते हैं। उन्हीं का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने ये नियम बनाया है। और एक मैं अपने साथी किसान नेता को एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के किसानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने पोर्टल की और दूसरी बात की, पिछली बार भी जो लोग पोर्टल पर जिन नहीं कर पाए थे, सरकार हरियाणा के किसानों का एक एक दाना खरीदने के लिए कटिबद्ध है और हरियाणा के किसानों का एक एक दाना खरीदेगी। ये नियम जो बनाए गए हैं, लेकिन भूपेंद्र के अलावा जी माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक नियम आप लोगों ने ये भी तो लगाया कि वक्त की मियाद भी तो रख दिया आप लोगों ने। गेहूं तो कभी भी किसान निकलवा ले, सुबह शाम दोपहर रात, जब उसको वो साधन उपलब्ध होंगे, मजदूर मिलेंगे, कंबाइन मिलेगी, ट्रैक्टर मिलेगा, थ्रेसर मिलेगा, तभी वो निकलवाएगा ना। तो आपके वक्त के मुताबिक कैसे अनाज मंडी पहुंचेगा? इसके अलावा उसको तमाम दूसरी फॉर्मेलिटीज भी करनी है। देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, ये गेहूं निकलते ही उसमें जो प्रोसेस होता है उसमें समय लगता है। और ये तो है नहीं कि कोई 2-4 घंटे का समय दिया है किसानों को लंबा समय दिया है। और वो किसान किसी भी समय आएंगे तो उनकी ट्रॉली को जो है वो पास दिया जाएगा। और उसमें ये हो सकता है कि वो उसमें 1-8 घंटा इंतजार करना पड़े, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार भी होता है, पहले भी होता रहा है। लेकिन मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि हरियाणा के किसानों को किसी किस्म की चिंता करने की कोई बात नहीं। और जो ये पोर्टल की बात करते हैं, दूसरे साथियों ने भी पोर्टल की बात की, पीछे हमने जो सीधा किसानों के खाते में पैसा डालने की बात की, तब भी इन्होंने शोर मचाया था। आज 48 घंटे के अंदर सभी किसानों के खातों में सीधा पहुंचा रहा, वो भी हमने पोर्टल का शुरू किया। ये भैया, ये शंका करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है, पूरी पारदर्शिता से काम करेगी। जो दूसरी सरकारों में घोटाले होते थे उनको अब नहीं होने देगी। एक सवाल, एक ही छोटा जवाब सबसे ले लेते। एक बार गुलशाद अली जी कुछ कह रहे हैं, आप कहिएगा सर। जी, मेरे साथी अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई किसानों के खाते में डायरेक्ट इन्होंने ट्रांसफर किया है। ये बात सही है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक आड़ती सिस्टम भी है। यहाँ पर क्या है, किसान को अगर जरूरत पड़ती है तो आधी रात को भी आड़ती की दुकान खुलवाता है वो, और वहां से अपनी दो महीने आप पेमेंट नहीं करते थे आपकी सरकार थी। अरे कांग्रेस की सरकार थी, आप 2 महीने किसान को पेमेंट नहीं देते थे। तो उसमें क्या होता है, फिर वो पैसा उसके अकाउंट में जाने से विदाउट उसकी परमिशन, तो आड़ती बेचारा आड़ती मर गया। और आड़ती का जो सिस्टम है, ये आड़ती हमारे यहाँ पर शुरू से चला आ रहा है। क्योंकि हरियाणा में क्या है, ये दोनों चीजें जरूरी है, आड़ती को बचाना जरूरी है और किसान को बचाना जरूरी है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि भाई बाहर का गेहूं आ जाएगा। अरे बॉर्डर आपकी सरकार के पास है, गृह मंत्रालय आपके सैनी साहब के पास में है, तो आप लोग अपने बॉर्डर को चौक कीजिए। और आप हमारे अंदर के किसानों पर क्यों इस तरीके की वो लगा रहे हैं बिना मतलब की? वो क्या करेंगे भाई, अभी रात में गेहूं नहीं लेके आ सकते, दिन में गेहूं नहीं लेके आ सकते। अरे कंबाइन जब मिलेगी, वो कंबाइन कई बार बीच में खराब हो जाएगी, तो गेहूं को ले वो खेत में रहेंगे क्या हम लोग? तो ये लोग क्या है, कुल मिलाकर भूपेंद्र से शंकाएं हैं, किसानों को भी शंकाएं होंगी कि कैसे होगा। वो तो चलो कल से खरीद जब शुरू होगी तब हम देखेंगे कि ये नियम जो है आसान है या परेशानी किसानों के लिए। लेकिन कम से कम यहाँ पर मंशा सरकार की ये है
कि फर्जीवाड़ा ना हो, जैसे धान घोटाला हुआ, फर्जी गेट पास जो मिले थे। अभी आईडीएफसी बैंक का घोटाला हुआ। नहीं, अभी ये भूपेंद्र कोटक जी महिंद्रा बैंक का से घोटाला पूछते हुआ। हैं, सरकार सो रही थी क्या? सिर्फ आश्वासन नहीं, वो तो रिजल्ट तो बाद में दिखेगा ना, कल से नियम जब लागू कर होंगे। रहे हैं, कांग्रेस वाले की तरह नहीं है कि खुद ही घोटाला अभी करती बैंकों थी में घोटाला सरकार। लगातार। हम तो अंदर कर रहे हैं भैया, कहाँ सोई हुई थी सरकार? मैं कहता हूँ हम तो अंदर कर रहे हैं जो घोटाला करने वालों को। 16,000 करोड़ रुपए आपकी कांग्रेस के राज में जो खुद मंत्री और घोटाला करते थे। करने में इनको क्या होता है कि फ्री बीज है। अरे किसानों का कर्जा माफ कीजिए ना आप लोग, बिजली के बिल माफ कीजिए। बिजली के बिल किसने बढ़ा दिया आप लोगों ने? और चलिए विकास जी से आखिरी सवाल, विकास सीसर हमारे साथ जुड़े किसान नेता, उनके पास जाते हैं। सियासी बातें होती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे राजनेता एक दूसरे पर, लेकिन विकास जी आप बताइए, आप लोगों को शंका क्यों है जब सरकार कह रही कि भाई इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था और नियम नहीं बनाएंगे, सख्ती नहीं बरतेंगे तो फिर घालमेल होता रहेगा, धोखाधड़ी होती रहेगी, कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को। देखिए, कुछ अगर करना चाह रहे हैं ना, तो एक तो ये जो श्रीमान जी करें पोर्टल की समस्या है। हाँ जी, मेरी फसल मेरी ब्यौरा जो इनका पोर्टल है, उसके ऊपर अभी पिछले दोनों हरियाणा में मेरे गांव के 300 किसानों की जमीन जो है मेवात के किसानों के नाम ऑटोमेटिक चढ़ गई, जबकि किसानों ने नहीं करवाई, अपने नाम दर्ज करवाई थी। इतना फर्जीवाड़ा इन पोर्टलों के अंदर है इनका। इनको तो केवल ये तो कभी खेती करते नहीं, इन्हें बेचने की समस्या नहीं, इन्हें ना पता मंडी के बाहर कैसे खड़ा हो जावा, कंपाइन कैसे चल रहा है। ये केवल ये ऊपर बैठ के नीतियां बना रहे हैं। असल में समस्याएं आम जनता को समस्याएं हैं, और हमें डर इस बात का, अगर इनको रोकना है तो इनको पता है चोरों का चोरी कौन करवा हुआ है। इनके सरकार के अंदर बैठे अधिकारी अगर चोरी करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर ये चाहो तो 1 मिनट में चोरी रोक सकते हैं, लेकिन बॉर्डरों के ऊपर नहीं रोकेंगे। किसान के खेत के अंदर चोरी रोकने के लिए इन्होंने 3-3 गवाह मांग लिए। ये अपराध बोध अपने आप में, ये सम्मान हमारी प्रतिष्ठा के ऊपर, हमारे आत्म सम्मान के ऊपर ये एक मतलब कठोर वार है। ये हमारे ऊपर हमला है। ये हम खेती करते हैं, किसान खेती करता है देश का पेट भरने के लिए। आज जब किसान ने इतना अनाज उत्पन्न करना शुरू कर दिया कि देश दूसरे देशों में भी बेच सकता है, तो इन्होंने लेने के लिए अलग अलग बहाने बना लिए। आज ये अलग बहाना बना रहे, कल ने और कोई बहाना बनाओगे। बस इंतजार उस वक्त का है जब जो दावे किए जा रहे सरकार की तरफ से, वो दावे जमीनी हकीकत पर सच हो, वो कसौटी पर खरे उतरे। क्योंकि अभी सिर्फ नियम लागू हुए हैं, नियमों का क्या रिजल्ट होगा, किसानों को कितना फायदा होगा, मुसीबत होगी, ये तो कल के बाद हमारे सामने तस्वीर आएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार करेंगे और हम भी ग्राउंड जीरो पर अपने रिपोर्टर्स के जरिए रिपोर्ट मंगवाएंगे कि क्या इन नए नियमों से बदला है या सिर्फ परेशानियां बढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, वक्त की कमी माफ कीजिएगा, ज्यादा चर्चा हम आगे नहीं बढ़ा सकते। और अभी के लिए इस डिबेट में इतना ही, नमस्कार।